हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे टॉपिक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता क्या है? इन्फ्लेशन हुआ हमारा एक कंटिन्यूअस, एक सस्टेन्ड हमारा जो प्राइस राइज हो रहा है अगर किसी भी चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट वर्ड हुआ हमारा सस्टेन्ड, ठीक है, और एक हुआ हमारा राइज इन प्राइस। सस्टेन्ड हुआ हमारा कंटिन्यूअस। इसका ये मतलब है हमारा कि अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस लगातार अगर हमारा बढ़ रहा है तो उसे हम लोग इन्फ्लेशन लेंगे। ये नहीं कि आज आपने सपोज कुछ भी लिया है, कोई पेन एक खरीदा आज 10 रुपए में, कल या परसों आपको वो मिला है 12 रुपए में, तो आप बोल दोगे कि इन्फ्लेशन है। ये इन्फ्लेशन नहीं होगा हमारा। अगर कंटिन्यूअस प्राइस राइज हो रहा है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का तो उसे हम लोग इन्फ्लेशन कंसिडर करते हैं, ठीक है। फिर अब आ जाता है हमारा कि इन्फ्लेशन कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक हम लोग इसको बाइफरकेट कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, और एक हम लोग बाइफरकेशन कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन रेट। पहला आया हमारा ऑन बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ऑन बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में हम लोग इसको टोटल 5 कैटेगरीज में बाइफरकेट करेंगे, ठीक है। तो पहला आ जाएगा हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। जैसा हमारा स्टेटमेंट सजेस्ट कर रहा है, डिमांड पुल है। पुल मतलब क्या हुआ? डिमांड से खींचा हुआ इन्फ्लेशन। इसमें क्या हो जाएगा हमारा? इसमें हम लोग ऐसे लिखते हैं एडी इज ग्रेटर देन एएस, ठीक है। अब एडी क्या हुआ हमारा? डिमांड अगर कोई एक सिंगल पर्सन का अगर आपका डिमांड है, सपोज आपका कोई एक डिमांड हुआ कि मुझे आज बर्गर खाना है या पिज्जा खाना, अगर इंडिविजुअल हुआ तो वो हम लोग डिमांड लेते हैं। अगर आपका एक सपोज आप अपने फैमिली को एक आप कम्युनिटी पूरा कंसिडर कर रहे हो, जैसे हम एक नेशन पूरा कंसिडर करते हैं, वैसे अगर आपका फैमिली हुआ सपोज 5 लोग हैं और अगर पांचों का कोई एक पर्टिकुलर डिमांड है तो इसे हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? एग्रीगेट डिमांड। एडी क्या है हमारा यहां पे? एडी है हमारा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई एक पर्टिकुलर सप्लाई आपको हो रहा है एक चीज का तो उसे आप सप्लाई कंसिडर करिएगा, और अगर आपका इन टोटल है आपका तो आप उसे क्या कंसिडर करिएगा? एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो इसमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या हो जाता है हमारा? एडी आपका इंक्रीज करता है हमारा, इसका मतलब है हमारा एडी हमारा इंक्रीज कर रहा है, और एएस जो है हमारा, जो एग्रीगेट सप्लाई है हमारा, ये मोर और लेस सेम है। तो एएस क्या हुआ हमारा? मोर और लेस सेम, मोर और लेस सेम और कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारा एडी इंक्रीज कर रहा है और एएस हमारा मोर और लेस कांस्टेंट है। तो इसमें हम लोग एक ग्राफ बना करके इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे हो गया हमारा, ये आपका है एडी, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड है आपका ये, और ये है हमारा, यहां तक आया हमारा सप्लाई। ये आपका एडी है, ये आपका हो गया एडी 1, ठीक है, और ये है आपका एडी 2, ठीक है। क्या बताया हमने अभी कि एडी हमेशा कांस्टेंट, एडी हमारा इंक्रीज कर रहा है और जो एएस है हमारा, एएस हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। जब एएस हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट लाइन है, लेकिन मोर और लेस कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट रहेगा हमारा तो ये ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा। थोड़ा बहुत अगर चेंज आ रहा है हमारा तो हम उसे ऐसे करके कंसीडर कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एएस, ये है एडी, और एडी हमारा कब बढ़ेगा? अगर हमारा इनकम में, अगर हमारा इनकम आपका राइज कर रहा है, अभी सपोज आपका 50K है आपका मंथली इनकम, तो आपके कुछ अपने कंजम्पशन, आपके कुछ अपने डिमांड है, कुछ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही अगर आपका इनकम हो गया है सपोज 1 लाख, ठीक है, अगर आपका 1 लाख रुपीज इनकम हो जाएगा
तो आपके जो शौक है वो आप और पूरे करोगे। तो अगर आपका इनकम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है आपका, कि आपका डिमांड जो है हमारा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, इनकम अगर हमारा बढ़ रहा है तो डिमांड इंक्रीज कर रहा है हमारा। वही चीज है यहाँ पे, पहले हमारा एडी था, अब हमारा एडी 1 हो गया, इनकम राइज हुआ, एडी 2 हुआ, लेकिन एएस क्या है हमारा, एएस हमारा मोर और लेस कांस्टेंट ही है हमारा। ठीक है, तो ये आपका हो गया एग्रीगेट डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा आ जाता है हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसमें क्या हो रहा है हमारा, इसमें हमारा एडी सेम है। ठीक है, डिमांड हमारा सेम है, लेकिन जो सप्लाई है हमारा एग्रीगेट सप्लाई वो हमारा डिक्रीज कर गया है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में। अब सप्लाई हमारा इसमें डिक्रीज कर गया है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है हमारा, एडी हमारा सेम है लेकिन हमारा सप्लाई है वो डिक्रीज कर गया। अब सप्लाई हमारा डिक्रीज कैसे करता है, सपोज हमारा इसमें कॉस्ट, अगर हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक टर्म आया हमारा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है, सपोज आप ही की एक फैक्ट्री है। ठीक है, उसमें आपको 100 रुपीज लगते थे कोई एक प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है, प्रोडक्ट पी आप मैन्युफैक्चर करते थे, आप सप्लाई करते थे, आपको 100 रुपीज लगते थे। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद में आपको 120 लग रहे हैं उसी सेम प्रोडक्ट को आपको बनाने में। आपका यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका इंक्रीज कर गया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे मेनली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मेनली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे डिपेंड करते हैं 4 चीजों पे। ठीक है, पहला हो गया हमारा लैंड। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा कैपिटल, तीसरा हो गया हमारा लेबर, अब चौथा हो गया हमारा एंटरप्राइज। ठीक है, लैंड है आपका, लैंड के लिए आपको क्या चाहिए, लैंड अगर आपके हर किसी के पास में अपना जमीन तो होता नहीं है, आपको रेंट पे लेना पड़ेगा। अगर आप लैंड रेंट पे ले रहे हो तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा, रेंट देना होगा हमारा। ठीक है, तो हमारा ये हो गया रेंट। कैपिटल हो गया, कैपिटल आप किसी न किसी से लोन लोगे, आप लोन लोगे तो आपको उसका इंटरेस्ट पे करना है। आप जब इंटरेस्ट दे रहे हो तो आपका कैपिटल हो गया, इसका आप क्या पे कर रहे हो, इंटरेस्ट। ठीक है, थर्ड हो गया आपका लेबर। अब कोई भी इंसान है वो काम करेगा तो उसके बदले उसे पैसे आपको देने पड़ेंगे, तो लेबर हो गया आपका, तो इसमें आपको क्या देना हो रहा है उसे, वेज। और एंटरप्राइज हो गया। ये सारा चीज अगर आपके पास है भी तो भी आपके पास में अगर एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी नहीं है, मेन क्या हो गया हमारा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, अगर वो नहीं है आपका तब फिर आप ये नहीं करोगे। और अगर आप कोई भी इंसान अगर कंपनी खुद का बैठा रहा है तो उसे प्रॉफिट चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, तो वो इसमें से क्या करेगा, अपना प्रॉफिट निकालेगा। ठीक है, तो वो ये 4 चीज है आपका मेन। अब इसमें से अगर आपका किसी भी एक चीज में अगर आपका ऊपर नीचे होता है, सपोज आपका रेंट था, रेंट पहले आपका था 50K। ठीक है, अब हुआ आपका जिसने भी आपको लैंड दिया उसने बोला कि अब आपको 50 की जगह 60 देना होगा, आपका 50K इंक्रीज कर गया, हमारा 60 में हो गया। ठीक है, 60K हो गया, तो आप ये पैसा ऑब्वियस है कि आप वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके एमआरपी में आप उसको इंक्लूड करोगे। ऐसा तो नहीं है कि आप अपना प्रॉफिट काट लोगे या फिर आप बोलोगे कि नहीं मैं सेम पैसे में करूंगा, फिर आपका तो काम चलेगा ही नहीं। तो आप अगर इसको इंक्रीज करें तो इसका मतलब हुआ आपका कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है हमारा कि हमारा सप्लाई जो है हमारा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि हमारा सप्लाई डिक्रीज करेगा। ये और भी रीजन से हो सकता है। अगर सपोज आप किसी फैक्ट्री में यूनियन मूवमेंट हो गया, लेबर यूनियन आजकल हर जगह है, लेबरों ने स्ट्राइक कर दिया कि नहीं हमें वेज ज्यादा चाहिए, उनका भी मेन डिमांड रहेगा भाई अगर लेबर है तो वेज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वेज हमें ज्यादा चाहिए या कोई फैसिलिटी और चाहिए। अगर आपका किसी भी कारण से अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आपका सप्लाई कम होगा, और डिमांड तो हमारा है ही। अगर हमारा डिमांड है तो हमारा सप्लाई कम हो गया है, तो ये हो गया हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया हमारा ये। ठीक है, 2 पॉइंट हमने देख लिया। कौन कौन सा देखा, एक हो गया हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक हो गया हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब आ जाइए हमारा थर्ड में। ठीक है, थर्ड हो जाएगा हमारा मिक्स्ड इन्फ्लेशन। ठीक है,
थर्ड हो गया हमारा मिक्स्ड इन्फ्लेशन। इसमें क्या हो जाता है हमारा, अगर आपका डिमांड भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, डिमांड जो है हमारा, डिमांड भी इंक्रीज कर रहा है हमारा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये भी इंक्रीज कर रहा है हमारा, तो इसे हम क्या बोल देंगे, मिक्स्ड इन्फ्लेशन, ठीक है। अब आ जाइए हमारा नेक्स्ट, ठीक है, यानी ये हो जाएगा हमारा इंक्रीज इन डिमांड कपल्ड विथ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हो जाएगा हमारा मिक्स्ड इन्फ्लेशन, ठीक है। फिर आ जाइए हमारा फोर्थ हो जाएगा हमारा सेक्टोरल इन्फ्लेशन, ठीक है, फोर्थ हो गया हमारा सेक्टोरल इन्फ्लेशन, ठीक है। अब आ जाइए सेक्टोरल इन्फ्लेशन। इसमें क्या है हमारा, जैसे सेक्टोरल इन्फ्लेशन हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर का, सपोज आपका जैसे ऑटोमोबाइल है, ठीक है, अगर आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल का अगर आपका डिमांड बढ़ गया, अभी जैसे टाटा ने नया गाड़ी लाया था अपना नेक्सॉन और हेक्सा, तो उसका डिमांड हमारा बढ़ गया है। तो अगर हमारा किसी एक पर्टिकुलर जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है हमारा, ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है, इसका अगर हमारा डिमांड इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर है हमारा, इसका अगर हमारा डिमांड इंक्रीज कर दे रहे हैं हम, तो फिर क्या होगा हमारा कि दूसरे जो सेक्टर्स हैं उस पे इसका इंपैक्ट पड़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर का डिमांड इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है हमारा कि लोगों का इनकम जो है हमारा वो बढ़ रहा है, ठीक है। अगर हमारा इनकम बढ़ रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो और इनकम कैसे बढ़ रहा है हमारा, तो हमारा जो वेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स हैं, यानी कि हमारे मोर नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, ठीक है। अगर हमारा डिमांड बढ़ रहा है तो यानी कि हमारा मोर नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड है। अगर हमारे ज्यादा पीपल एम्प्लॉयड हैं, इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि उनको हमें वेज देना होगा, यानी कि वेज हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। इसका वेज हमारा बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि हमारा जो लेबर है वो हमारा बढ़ रहा है, और हमारा कंजम्पशन भी, अगर वेज हमारा बढ़ेगा तो हमारा फिर कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन हमारा इंक्रीज कर रहा है। अगर हमारा कंजम्पशन इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, फिर उसका डायरेक्ट मतलब है कि हमारा डिमांड इंक्रीज किया, ठीक है, और डिमांड इंक्रीज कर गया हमारा, इसका मतलब है हमारा इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है हमारा सेक्टोरल इन्फ्लेशन में कि एक पर्टिकुलर एरिया का, एक पर्टिकुलर सेक्टर में हमारा अगर डिमांड इंक्रीज कर जा रहा है तो वो हमारा रिजल्ट करेगा प्राइस राइज में, ठीक है। और इससे क्या होगा हमारा, अदर जो दूसरे सेक्टर्स हैं, दूसरे सेक्टर वाले भी हमारा डिमांड इंक्रीज करेंगे। दूसरे सेक्टर में जो लेबर्स है वो बोलेंगे कि भाई सामने वाले, क्योंकि हर का आपस में है, अगर आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, किसी एक सपोज इस कोचिंग में ज्यादा पैसे मिलते हैं हमें चाणक्य में, अगर हमें चाणक्य में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, मेरे कोई फ्रेंड है वो किसी और कोचिंग में XYZ सपोज उस कोचिंग में काम कर रहा है, तो मैं बताऊंगा कि भाई मैं यहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, मुझे मिल रही है सपोज 1 लाख, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा मुझे 1 लाख मिल रही है यहाँ पे, तो अगर उसे सपोज वहां पे 25 के ही मिल रहा है, तो वो अपने जो उसके एम्प्लॉयर है उनको जाकर के बोलेगा कि भाई सेम सब्जेक्ट के लिए, सेम ड्यूरेशन के लिए मुझे 25 मिलता है, दूसरे कोचिंग वाले 1 लाख दे रहे हैं, तो इनको भी अपना प्राइस बढ़ाना ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से, ये तो आपको एक एग्जांपल हुआ, उसी तरीके से इन्फ्लेशन अफेक्ट होता है हमारा, ठीक है। क्या हुआ हमारा इसमें में, डिमांड हमारा इंक्रीज कर रहा है, डिमांड अगर इंक्रीज करेगा तो मोर नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड है, नंबर ऑफ पीपल ज्यादा एम्प्लॉयड होंगे तो उनको वेज देना होगा, जितने ज्यादा लोग एम्प्लॉय किए उतना वेज हमारा ज्यादा बढ़ गया, और हमको वेज देना है तो इसका मतलब है कि उनका कंजम्पशन जो है हमारा बढ़ गया। आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो आप ज्यादा कंज्यूम करोगे, अगर आप ज्यादा कंज्यूम करोगे तो आपका डिमांड बढ़ेगा, अगर आपका डिमांड बढ़ रहा है वो रिजल्ट कहां करेगा हमारा, इन्फ्लेशन में रिजल्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा। अब आ जाइए हमारा पांचवा, फिफ्थ क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ठीक है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन हो जाएगा हमारा। इसमें क्या हो गया हमारा कि मेन हमारा अगर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है हमारे, ठीक है,
अब जैसे गोवा है, गोवा में बीचेस हैं तो वहां पे हमारा लिकर का कंजम्पशन ज्यादा है। मनाली है, मनाली में भी हमारा लिकर का कंजम्पशन, वहां पे विंटर के क्लोथ्स का कंजम्पशन ज्यादा है। ठीक है, मतलब जियोग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया हमारा कि उनका मतलब कोई भी एक सोसाइटी है, वो लोग जिस एरिया में रह रहे हैं वहां पे उनका रहन सहन, उनका जो हैबिट्स है कि वो क्या कंज्यूम करते हैं, क्या लाइक्स है उनके, क्या डिसलाइक्स है उनके, ये सारा चीज। ठीक है, फिर थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा हमारा पॉपुलेशन। ठीक है, जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा हमारा उतना ज्यादा डिमांड होता है हमारा। पॉपुलेशन तो हमारा डिमांड से डायरेक्टली रिलेटेड है कि पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा तो डिमांड ज्यादा होगा हमारा। इन सब चीजों के कारण अगर इन्फ्लेशन आता है तो इसे हम लोग कंसीडर करते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ठीक है, इसमें हमारा क्या हो जाता है मेन, अगर आपके पास में सपोज क्या ऐसा तो है ही इंडिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपके पास में बॉटल नेक्स्ट है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक, इसका मतलब हो गया हमारा कि अगर आपका स्टैग्नेंट है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्टैग्नेंट है, उसमें कुछ फर्दर इनोवेशन या डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जिसके कारण से आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको किसी भी चीज के लिए, आप कोई कंपनी लगा रहे हो, अगर आप आईटी की कंपनी लगा रहे हो तो उसमें आपको आईटी इनेबल्ड, एआई इनेबल्ड सर्विसेज चाहिए। उन सारे चीजों के लिए अगर वहां पे आपको दिक्कतें हैं, अड़चन है मेन, तो ये हो गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया आपका लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आपका लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है हमारा, ठीक है, हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, अगर हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है उसके कारण भी हमारा इन्फ्लेशन हो सकता है। जैसे हैंड वीवन क्लोथ्स हैं और आपके मार्केट में जो क्लोथ्स आ रहे हैं, हैंड वीवन क्लोथ्स अब हमारे देखिएगा आप खादी के प्रोडक्ट्स हैं वो कॉस्टली होते जा रहे हैं, क्योंकि उनमें क्या है कि मेहनत बहुत ज्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है वो। ठीक है, और जो हमारे मास प्रोडक्शन वाले हैं, जैसे चाइना से सपोज आपका टॉयज आते हैं, वो आपको चीपर क्यों होते हैं, क्योंकि उनका मास प्रोडक्शन है, उनके पास में एक चेन है पूरा जो आराम से, जिसमें आपका लेबर का भी इन्वॉल्वमेंट कम है, मैनुअल लेबर का, वो लोग टेक्नोलॉजी की मदद से वो चीज जल्दी बना दे रहे हैं और उनको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत कम लग रहा है। और वही सेम चीज अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है, जिसके कारण हम लोग उसको जल्दी से और चीपर अमाउंट में रॉ मटेरियल्स लेकर के हम बना सकें, तो इस कारण लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इन सारे रीजनों के, इन सारे चीजों के कारण हमारा क्या आ जाता है, ये होता है हमारा स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ठीक है, अब अगर हम जेपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, अगर हम जेपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेन हमारा जो इन्फ्लेशन है वो दो टाइप का रहा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश। जो बाकी हमारे तीन रहे वो हम लोग ने सिचुएशन को देखते हुए, जो एग्जाम में जरूरी है, क्योंकि आप बुक का लिखाया, बुक का पढ़ा हुआ सिर्फ आप दीजिएगा तो आपको मार्क्स नहीं, आपको इसमें मार्क्स स्कोर करना है कि हम पॉइंट्स कैसे बना सके, उसके कॉजेस कैसे हम अपने से इनोवेट करके उसको लिख सकें। इनोवेट ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स जा करके, बॉक्स में मतलब उससे रिलेट करके, कोरिलेट करके अगर हम लोग पूरा उसको लिखते हैं। अब आपने 5 पॉइंट दे दिया डिमांड एंड सप्लाई, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे, तो एग्जामिनर का एक पॉइंट ऑफ व्यू जाएगा कि हाँ इसे इन्फ्लेशन के बारे में पता है, इसने उसको इतना ब्रेक करके हमें समझा दिया है, तो एक अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ता है। सेकंड क्या था हमारा, पहला था हमारा ऑन बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, सेकंड क्या था हमारा ऑन बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन रेट, ये बहुत सिंपल है। पहला हो गया हमारा क्रीपिंग, ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। दूसरा हो गया हमारा वॉकिंग इन्फ्लेशन। तीसरा हो गया हमारा रनिंग इन्फ्लेशन एंड फोर्थ हो गया हमारा हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, इसको याद अगर आपको करना तो बहुत आसान है। क्रीपिंग हुआ मतलब रेंगना टाइप का, आप समझ लीजिए। तो ये हो गया, आप पहले रेंग रहे हैं, ठीक है, आप रेंग रहे हो, फिर उसके बाद उठ करके आपने चलना शुरू किया। आप रेंग रहे हो तो डायरेक्ट तो नहीं दौड़ सकते, आप उठोगे फिर चलोगे,
दूसरा हो गया आपका वॉकिंग इन्फ्लेशन, जब आप धीरे धीरे चल रहे हो फिर आप स्टेप्स बढ़ाओगे तो आपका हो गया रनिंग इन्फ्लेशन, दौड़ना शुरू किया, जब आप दौड़ लिए तो फिर आप सुपरसोनिक स्पीड से निकल गए तो वो हो गया आपका हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, ये हो गया अगर हमारा अप टू 3%, अगर 3% तक हमारा इन्फ्लेशन रेट है तो हो जाएगा हमारा क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, ये हमारा हो गया 3% टू 7%। ठीक है, या इसे हम मैक्सिमम अप टू 10%, 10% से अगर अंदर है तो उसे हम लोग कंसीडर करते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन हो गया हमारा 10% टू 20%, 10 to 20% है अगर हमारा तो इसे हम कंसीडर करेंगे रनिंग इन्फ्लेशन। एंड लास्ट हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा 20% एंड अबव। ठीक है, तो ये याद करना बहुत सिंपल है, क्रीपिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, हाइपर हो गया। 3%, 3 से 7%, अप टू 10%, 10 to 20, 20 एंड अबव। ये हो गया हमारा इन्फ्लेशन के टाइप्स। ठीक है, कितने टाइप के इन्फ्लेशन है हमारे, सॉरी, हाँ। अब आ जाइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब हम अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमारे जेपीएससी में अगर हमें इन्फ्लेशन एक टॉपिक आता है तो हमें लिखना कैसे है, तो हमने पहले इन्फ्लेशन का हम डेफिनेशन दिए कि सस्टेन एंड अनचेक्ड राइज इन जनरल प्राइस लेवल, वो हो गया हमारा। फिर उसके बाद हमने इन्फ्लेशन को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, इन्फ्लेशन कितने टाइप्स के होते हैं उसको हम डिटेल में लिखते गए। डिटेल में पहले हमें कॉस्ट पुश डिमांड पुल लिखा, उसके बारे में हमने लिखा, वो ग्राफ बनाए हम लोग, फिर उसके बारे में उसके हम लोग कॉजेज दे देंगे। सेकंड आ जाएगा हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में, कॉस्ट पुश में हमने उसके बारे में लिखा, उसके कॉजेज दे दिए। फिर जो 3 है उसके बारे में आप बस बता सकते हो कि मिक्स्ड इन्फ्लेशन क्या होता है हमारा, कि अगर डिमांड भी बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है तो मिक्स्ड हो जाएगा हमारा। उसके बाद आ जाइए हमारा, फिर था हमारा सेक्टोरल इन्फ्लेशन, कि अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर में डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम बोल देंगे उससे के कारण इन्फ्लेशन कैसे हो रहा है। और फिर आ गया हमारा स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में। ठीक है, फिर हमने इन्फ्लेशन को रेट के बेसिस पे दिखा दिया। तो यहां तक आपने नोटिस किया होगा कि हमारे पास में कोई भी डेटा एज सच नहीं मिल रहा है जो हम लोग एग्जाम में दे, और इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डेटा। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे और बजट से डेटा नहीं निकाला, आपने सिर्फ इकोनॉमिक्स में थ्योरी पढ़ करके आप लिख दिए, तो आपको एवरेज मार्क्स भी मिलना शायद मुझे लगता है कम होगा, क्योंकि कुछ उसका सेंस ही नहीं बन रहा। इकोनॉमिक्स में अगर आपने हर क्वेश्चन में अगर डेटा के पास में है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लाऊं, तो वो आप राइटिंग प्रैक्टिस जब करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिक्स में आपको हर क्वेश्चन में आपको डेटा देना ही है। अगर आपने डेटा दे दिया तो फिर इसका मतलब है कि आपका आराम से उस क्वेश्चन में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, और सेम अगर हर क्वेश्चन में किया तो आपको इकोनॉमी में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब हमने ये देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद हो गया हमारा कि हमें डेटा कैसे देना है। तो पहले डेटा देने से पहले हम जान लेंगे 2 टर्म आता है हमारा, WPI और CPI। ठीक है, इन्फ्लेशन इंडिया में अगर हम इन्फ्लेशन को देख रहे हैं तो इन्फ्लेशन हम लोग इंडिया में कैसे मेजर करते हैं, तो हम करते हैं WPI और CPI के बेसिस पे। ठीक है, WPI हो जाएगा हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, CPI हो जाएगा हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, यही पे हम इसका डिफरेंशिएशन जो बेसिक्स है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या हुआ। होलसेल आपने बहुत सुना होगा, हर शहर में होता है कि एक होलसेल मार्केट होता है जहां पे हमें जो हमारे घर के पास में रिटेलर शॉप्स हैं उनसे कम रेट पे हमें मिलता है, बहुत लोग वहां जाते भी हैं खरीदने के लिए सामान सब। तो होलसेल मतलब हो गया हमारा, इसका मतलब हो गया हमारा कि सपोज ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री में अगर हमारा फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री में अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसके बाद ये जाता है आपका एक होलसेलर के पास में। ठीक है, डब्ल्यू से हम लोग उसको डिनोट करें होलसेलर। फैक्ट्री से बनने के बाद में ये आपका होलसेलर के पास में, होलसेलर आपका यहां से फिर गया आपका हर जैसे 3 माह, सपोज हमारा ये रिटेल शॉप है। ठीक है, ये हो गया हमारा रिटेल शॉप, होलसेल मार्केट में आया पहले हमारा, यहां से फिर ये जो मार्केट का आपका ट्रेंड है यहां से आपका रिटेलर शॉप के पास में आया, यहां से फिर हम जो कंज्यूमर्स हैं हमारे जैसे कंज्यूमर्स, वो जनरली मोस्टली यहां से हम लोग खरीदते हैं सामान। ठीक है, तो प्राइस डिफरेंस ऑब्वियस है कि आएगा ही हमारा यहां पे। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, फैक्ट्री से निकल करके आया, तो जो भी गुड्स का जो प्राइस है हमारा, जो होलसेलर के प्राइस पे है, होलसेलर को कितने प्राइस पे मिल रहा है, होलसेलर
के प्राइस पे जो गुड्स का जो एक्चुअल प्राइस है हमारा, उसे हम कंसीडर करते थे होलसेल प्राइस इंडेक्स में, ठीक है। और यहां रिटेलर से फिर आया कंज्यूमर के पास में, तो यहां पे हम कंसीडर करते हैं सीपीआई और यहां पे हम कंसीडर करते हैं डब्ल्यूपीआई, ठीक है। मतलब अगर फैक्ट्री से निकल करके हमारा आ रहा है होलसेलर के पास में, तो होलसेलर के पास में जो हमारा गुड्स का प्राइस होगा उसे हम कंसीडर करते हैं डब्ल्यूपीआई में। और सीपीआई में सेम हम लोग जब रिटेलर के पास से होकर के कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर को कितना प्राइस लग रहा है वो गुड्स को लेने में, सर्विसेज को लेने में, तो रिटेलर से वो हो गया हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और डब्ल्यूपीआई हो गया हमारा कि जो हमारा होलसेलर है, होलसेलर को कितना प्राइस लग रहा है हमारा, वो हम लोग हो गया डब्ल्यूपीआई में, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं जनरली, डब्ल्यूपीआई में हमारा मेन होता है इसका, सॉरी चलिए हो गया, यह है हमारा डब्ल्यूपीआई, ठीक है। डब्ल्यूपीआई में क्या है हमारा कि हम लोग इसमें बस गुड्स कंसीडर करते थे, ठीक है। सर्विसेज हम लोग इसमें कंसीडर नहीं करते थे, ठीक है। आ जाइए अब हमारा डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई। डब्ल्यूपीआई हो जाता है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स, सीपीआई हो गया हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये हो गया हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा होलसेलर को कितना प्राइस लग रहा है, होलसेलर के प्राइस लेवल पे हम लोग प्रोडक्ट का इन्फ्लेशन जनरल प्राइस लेवल चेक करते हैं। उसके बाद हम लोग देखिए अगर सस्टेन्ड चेंजेस है हमारा इसमें राइज कर रहा तो उसे हम लोग इन्फ्लेशन कंसिडर करेंगे। उसी तरीके से अगर कंज्यूमर पे हमारा कितना प्राइस लग रहा है, कंज्यूमर को गुड्स एंड सर्विसेज अवेल करने में कितना प्राइस देना पड़ रहा है, उस पर हम लोग चेक करते हैं सीपीआई में, ठीक है। डब्ल्यूपीआई में क्या हो गया हमारा, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ गुड्स कंसिडर करते थे, ठीक है। सीपीआई में क्या हो गया हमारा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सीपीआई में हो गया हमारा गुड्स एंड सर्विसेज दोनों कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसका हमारा बेस ईयर था 2011 एंड 12, इसका होता है हमारा 2012, ठीक है, बेस ईयर। पहले गवर्नमेंट डब्ल्यूपीआई पे लेती थी, लेकिन डब्ल्यूपीआई पे आप खुद देखोगे कि होलसेलर के प्राइस पे अगर हम लोग इन्फ्लेशन रेट ले रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट को, तो हमें कुछ सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि जब हमारा कंज्यूमर जिस प्राइस पे ले रहा है उस पे ना आप चेक करेंगे कि इन्फ्लेशन कितना है। तो जब हम लोग सीपीआई पे जाते हैं तब हमें एक्चुअल मिलता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, डब्ल्यूपीआई अब कैलकुलेट दोनों करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट वैलिड डेटा जो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट देखती है वो हमारा देखती है सीपीआई में, ठीक है। इसमें हमारा टोटल हो जाते हैं इसमें हमारा 678 सब्जेक्ट्स है हमारे, जो बास्केट, एक हम लोग बास्केट लेते हैं कि हम लोग कौन कौन से गुड्स को मेजर करेंगे। इसमें हमारा 697 है हमारा ये, ठीक है, 697 गुड्स है, ठीक है। और इसमें हमारा रूरल एंड अर्बन दो एरिया में हम लोग देखते हैं, ठीक है। रूरल हो जाता है हम लोग का, इसमें इसे हम लोग रूरल अगर हम लोग देखते हैं सीपीआई, तो इसे हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरल लेबर्स, सीपीआई एल। और अर्बन हो गया, अर्बन में हमारा आप देखते हैं शहर में इंडस्ट्री ये सब ज्यादा रहता है, तो उसे हम लोग लेते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई डब्ल्यू। तो रूरल में हो जाता है हमारा 448 और अर्बन में हो जाते हैं 460। ये हो गया हमारा 448 और इसमें हमारा 460, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें मेंस के हिसाब से देखें तो हमें इतना नॉलेज मोर देन सफिशिएंट है। फिर जब हम लोग लिखते हैं, अगर आंसर हम लोग जब लिखेंगे तो उसमें हम लोग को अगर डेटा देना है तो उसमें हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे कि इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड अंडर डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई, ठीक है। इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड और मेजर्ड अंडर टू इंडिसेस, सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, उसके एक ग्राफ जो है हम लोग का इकोनॉमिक्स सर्वे का, वो हम बना लेते हैं यहाँ पे। ये आप लोग भी नोट कर सकते हो, ये एग्जाम में अगर इन्फ्लेशन आया तो आपको बनाना ही बनाना है, इसमें ना का कोई सवाल ही नहीं है कि आपको नहीं बनाना है, ठीक है। 2021, 22 ये हो गया हमारा 22, 23, ठीक है। इसमें हम लोग पहले अगर डब्ल्यूपीआई देखें तो ये है आपका 4.3, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग का 1920 ना, डब्ल्यूपीआई है हमारा 4.8, सॉरी सीपीआई है हमारा, ठीक है। सीपीआई है हमारा 4
6.8, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे 2021 में इसमें हमारा इंक्रीज किया है, फिर ये हमारा गया है 6.2, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 21-22 में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा कम हुआ है, ये आया आपका 5.5, और हमारा 22-23 में अभी जो हमारा करंट का है हमारा, ये है हमारा 6.8, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्जाम में ऐसे करके, और एग्जाम में आपका अगर प्रैक्टिकल वे में आप देखें तो आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं कि इसमें अगर आपका वैल्यू ऊपर नीचे भी होता है तो उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको एकदम एग्जैक्ट याद रहे। फिर आ गया हमारा WPI, ठीक है। WPI अगर हम लोग देखते हैं तो ये था हमारा पहले 4.3 था हमारा, फिर आया हमारा 1.7 पे आया हमारा, फिर आया हमारा और नीचे गया 1.3 पे आया हमारा, और अभी फिर आया हमारा 1.7 था यहां पे, 1.7 था यहां पे हमारा, ठीक है। फिर आया हमारा 1.3 पे, ठीक है। फिर आया हमारा ये यहां पे आया और ऊपर चला गया था हमारा, यहां पे आ गया था हमारा 13 पे, ठीक है। फिर अभी एट प्रेजेंट है हमारा ये यहां पे 11.5, ठीक है। इसे हम लोग ऐसे करके जोड़ देंगे, यहां पे ऐसे था, फिर ये ऐसे गया और ये ऐसे आया। ये है हमारा WPI और ये है हमारा CPI, ठीक है। ये हो गया हमारा। ये आपको एग्जाम में इन्फ्लेशन अगर आता है तो आपको श्योर बनाना ही बनाना है, इसका कोई सॉल्यूशन और कोई सेकंड रीजन नहीं हो सकता है कि आप इसे नहीं बनाए थे, ठीक है। अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं मेजर्स टू कर्व इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन हम लोग कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मेजर्स टू कर्व इन्फ्लेशन, ठीक है। इसमें हमारा 3 प्रोसेस हो सकता है। पहला हो गया हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा हो जाएगा हमारा फिस्कल पॉलिसी, और तीसरा हो जाएगा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, ठीक है। ये 3 है हमारे मेजर्स जिससे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है हमें, ठीक है। अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी हो गया हमारा, मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड है आपका आरबीआई से। आरबीआई जैसे रेपो रेट चेंज करती है, सीआरआर आपका हो गया कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर हो गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रिजर्व रिवर्स रेपो रेट होता है। इनमें अगर कोई चेंजेस आता है तो वो हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में करते हैं, ठीक है। और ये आप डायरेक्ट देखिएगा कि ये डायरेक्टली आपका रिलेटेड है कंज्यूमर से, मतलब हमसे रिलेटेड है, हम जैसे हमसे आपसे सबसे रिलेटेड है ये। तो ये हमारे लोग मेनली हम लोग करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग करते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि डिमांड आपका कंज्यूमर से, कंज्यूमर के पैसे से अगर आपका इनकम इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि आपके पास में पैसा ज्यादा आ रहा है। तो आपके पास पैसा ज्यादा आ रहा है तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई स्टेप्स लेती है कि मार्केट से वो पैसा को खींच ले, सक कर ले, पूरा मार्केट से लिक्विडिटी को कम कर दे, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करती है हमारा 2 होता है, एक एक्सपेंशनरी और एक कॉन्ट्रैक्शनरी। तो जब हम लोग एक्सपेंशनरी तब करती है जब इन्फ्लेशन कम है, इन्फ्लेशन रेट अगर कम है हमारा तो एक्सपेंशनरी कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो रेपो रेट को कम कर रही है, सीआरआर को कम कर रही है। अगर हमारा एक्सपेंशनरी हो रहा है, ठीक है, अगर हमारा एक्सपेंशनरी है, ठीक है, एक्सपेंशनरी अगर हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें क्या हो रहा है हमारा जो रेपो रेट है इसको कम कर रही है। रेपो रेट को अगर कम कर देगी हमारा तो इसका मतलब क्या हुआ, रेपो रेट क्या होता है हमारा कि कितने परसेंटेज पे बैंक्स लोन ले रहे हैं आरबीआई से, ठीक है। तो बैंक आरबीआई से कम परसेंटेज में, अगर आपको सपोज मैं आरबीआई हूं और आप कोई ये हमारा कॉमर्शियल बैंक हो, अगर मैं आपको बहुत कम रेट पे लोन दे रहा हूं तो आप ज्यादा लोन लोगे, आप ज्यादा लोन लोगे तो उससे क्या होगा, आप कोई भी कॉमर्शियल बैंक लोन अगर आरबीआई से पैसा लेता है तो अपने पास बैंक नहीं रखता, मनी फ्लो करता है। इसका मतलब है कि आप जाओगे, उनका इंटरेस्ट रेट कम होगा, उनका इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आप जाकर के लोन लोगे, ठीक है। रेपो रेट अगर कम है इसका मतलब क्या हुआ हमारा, बैंक्स के पास में बैंक का लोन लेंडिंग कैपेसिटी, ठीक है, बैंक का लोन लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। बैंक का लोन लेंडिंग कैपेसिटी अगर हमारा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हमारा लोन ज्यादा आएगा, यानी कि पब्लिक क्या करेगी, हमारा पब्लिक हैव मोर मनी, ठीक है। पब्लिक ज्यादा पैसा लेगी तो पब्लिक हैव मोर मनी, इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा डिमांड बढ़ा देगा, इनडायरेक्टली ये हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज कर देगा, ठीक है।
और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्शनरी में। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो रेपो रेट को सरकार आरबीआई बढ़ा देगी, तो उससे क्या होगा, अगर इसी का अपोजिट हो जाएगा, सपोज अगर रेपो रेट हमारा यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है, रेपो रेट जब हमारा बढ़ गया तो लोन लेंडिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगा, मतलब पब्लिक के पास में मनी कम हो जाएगा, मतलब डिमांड कम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन जो है हमारा, इन्फ्लेशन हमारा कम होगा, कंट्रोल होगा, ठीक है। सेम होता है आपका फिस्कल पॉलिसी में। अब फिस्कल पॉलिसी में क्या कर सकती है गवर्नमेंट, आपके टैक्सेस कर सकती है, जैसे टैक्स रेट बढ़ा दिया उन्होंने, ठीक है, इनडायरेक्ट का जो इनडायरेक्ट टैक्स रेट बढ़ा दिया, तो उससे क्या हुआ, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स रेट बढ़ा दिया तो हमारा पैसा ज्यादा, मतलब ये हो गया आपका जो आपका प्रोडक्ट का प्राइस है उसमें अल्टर होगा। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा देंगे तो हमारा प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, अगर उसे कम कर देगी तो वो कम हो जाएगा। तो यही दो मेजर्स हो जाता है आपका कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी में। अगर एक्सपेंशनरी है हमारा तो उसमें क्या करती है गवर्नमेंट, इनडायरेक्ट प्राइसेस को हमारा कम करती है, और कॉन्ट्रैक्शनरी है तो इनडायरेक्ट प्राइसेस को बढ़ा देती है हमारा, ठीक है। ये हमारा मेनली करती है गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी हो गया हमारा कॉस्ट पुश के लिए। और तीसरा आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में हो जाता है कि जैसे अभी कोविड था, कोविड के टाइम में हमारे पास में खाने के लिए बहुत दिक्कत था, मतलब राशनिंग ये सब का बहुत चल रहा था कि फूड ग्रेन्स जो है हमारे ये एक्सपोर्ट हो रही है, हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या किया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 ले आई थी। एक्सपोर्ट हमारा बैन कर देती है कि हाँ जो भी एसेंशियल गुड्स हैं आप उसका एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो प्राइस है हमारा एमएसपी हो गया, ये सब चीज वो प्राइस आपका डिसाइड करती है। और एक मेजर है आपका पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है। पॉपुलेशन पॉलिसी जो है आपका ये इंटरिम मेजर नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन जो है आपका, पॉपुलेशन पॉलिसी ये आपका तुरंत का चीज नहीं है कि तुरंत हो सकता है, लेकिन पॉपुलेशन पॉलिसी जरूरी है लाना, क्योंकि पॉपुलेशन जैसे जैसे हमारा बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ते जाएगा हमारा, ठीक है। तो इन तरीकों से, इन तीनों तरीके से हमारा इन्फ्लेशन मेजर्स है हमारे, जो गवर्नमेंट लाती है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। इसी तरीके से हमारा इन्फ्लेशन जो है आज का वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। डिटेल में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।